हेलो क्लास। आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, और एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। तो हम इसको देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है। ग्रोथ मतलब वृद्धि। ग्रोथ इज डिफाइंड इज द इंक्रीज इन साइज एंड बॉडी मास ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। मतलब क्या है, ग्रोथ किसे कहते हैं हम, कि हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स का क्या होना, ग्रो करना। हमारी बॉडी के पार्ट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। बॉडी का साइज शेप क्या करता है, मल्टीप्लाई होके क्या करता है, एक ग्रो करके एक मतलब जो हमारी जो कहते हैं वृद्धि, उसको जो सेल्स वगैरह डिवाइड होके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। मतलब ग्रोथ में क्या होता है कि जो साइज शेप्स है, जो बॉडी मास है, हमारे ऑर्गन्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन होके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं या फिर ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक बच्चे को ले लिया जाए तो क्या है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है। वैसे ही उसके क्या है, सारे बॉडी के पार्ट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, अपने साइज को इंक्रीज़ करते हैं। तो ग्रोथ मतलब आप समझते हो कि ग्रोथ मतलब क्या है। जैसे कि चाइल्ड की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ते जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि चाइल्ड जो है वो ग्रोथ कर रहा है। अब डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, विकास। मतलब डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चा है, अब वो किसी भी चीज़ को समझ रहा है, मतलब उसके समझने की कैपेबिलिटी अब क्या हो रही, इंक्रीज़ हो रही है ना। मतलब क्या कहना चाहिए कि योग्यता, मतलब वो स्पिरिचुअल बिलीफ्स रख रहा है, उसे कुछ चीज़ें जो है अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को समझ रहा है, मतलब उसमें सोचने समझने की जब शक्ति आ जाती है तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है। डेवलपमेंट हर स्टेज में डायरेक्ट रिलेशन होता है। चाइल्ड के अंदर फिजिकली, सोशली, इमोशनल और स्पिरिचुअल वृद्धि विकास का स्तर अलग अलग होता है। ये भी एक दूसरे के आपस में संबंधित, इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब वही है कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि वो फिजिकली तो ग्रो कर ही रहा है, साथ में सोशली, इमोशनली भी क्या कर रहा है, खुद को ग्रो कर रहा है। उसमें सोचने समझने की शक्ति क्या हो रही है, सोचने समझने की शक्ति अराइज हो रही है, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ का मीनिंग आप समझे क्या होता है। ग्रोथ मतलब बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होके क्या करते हैं, अपने को एक बड़े रूप में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब बॉडी का जो साइज शेप जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं फिजिकली। और डेवलपमेंट किसे कहते हैं कि जो मेंटली रूप से, सोशली रूप से, इमोशनली क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, कहना चाहिए। मतलब सोचने समझने की शक्ति आ जाती है बच्चे में, तो हम उसको बोलते हैं कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं कि वृद्धि और विकास को समझने की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो हर पेरेंट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किस लिए, कि वो अपने बच्चों में होने वाली जो कमी है उसके बारे में जान सके। जैसे अब बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो पेरेंट्स को पता चलेगा कि हाँ, इसे सारी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिली है और ये अपना क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर कुछ उसमें ग्रो नहीं होता है, ग्रोथ अगर नहीं होती है, तो उससे क्या है, पेरेंट्स को पता चल जाता है कि इसके न्यूट्रिएंट्स में कुछ कमी है या कुछ कमी है, जिसके कारण ये इसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो क्या करेंगे, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए वो उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देंगे। सभी तरह के बच्चों की केयर करने वाली नर्स को भी यह बेनिफिशियरी होता है, ताकि वह अच्छे से अच्छी सेवा प्रदान कर सके।
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों में आपकी क्या क्या आकांक्षाएं हैं उनकी जानकारी के लिए। मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों को ले ली जाए तो उसमें क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। सेकंड, हर बच्चे की विशेष स्पेसिफिक डेवलपमेंट को जज करने के लिए, मतलब इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ताकि हम हमारा एक फाइंड आउट कर सके कि एक बच्चे में एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट क्या क्या होने चाहिए। विभिन्न आयु में होने वाली बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए, मतलब अब एज के अकॉर्डिंग जो भी डिसीज़ कॉज हो रही है, एज के अकॉर्डिंग जो जो प्रॉब्लम्स आती है, डिसीज़ कॉज होती है, उसको क्या कर सकते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो बालक की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को जानने के लिए, अब जो चाइल्ड है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, अब प्रॉपर अगर बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे ही उसकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी कि इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है और इसको अब इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं जान लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम उसको, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको हम फुलफ़िल करते हैं। बालक की व्यापक परिचर्या देखभाल कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर को तैयार करने के लिए, है ना। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, ताकि हम एक कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर को रेडी कर सकें और उसका यूज़ कर सकें। वृद्धि एवं विकास की जानकारी से माता पिता द्वारा बच्चों को भली प्रकार पाला जा सकता है। मतलब अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यदि हमें जानकारी रहेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो हम जो पेरेंट्स हैं उसको एजुकेट करेंगे और एजुकेट करके हम उन्हें गाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार से अपने बेबी का ख्याल रखना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, उसे कौन से डाइट्स देने हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स देने हैं जो कि उसके ग्रोथ को क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखें। अब 7 पॉइंट है, पब्लिक हेल्थ स्क्रीनिंग में मदद मिलती है। बच्चों की बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक शक्तिशाली औजार है। वृद्धि और विकास के निरीक्षण करने से प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ और बच्चों के स्वास्थ्य की उन्नति में मदद मिलती है। अब इससे क्या है, हम पब्लिक हेल्थ स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं और अगर चाइल्ड को कोई डिसीज़ कॉज हुई है तो हम उसको अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब जल्दी से हम उसको क्या करेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को इसका कॉज क्या है, और फिर क्या करेंगे हम प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ करेंगे। मतलब अब जो उसको प्रॉब्लम्स हो रही है हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, उसको केयर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। अब पूरे समुदाय के स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से सूचना देना है। जो भी कम्युनिटीज़ एरियाज़ है, जो भी हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में हमें क्या करना है, गाइडलाइंस देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। सोशल एक्शन को इवॉल्यूएट करने में मदद मिलना, मेडिकल और सोशल इफ़ेक्टिवनेस की कंपेयर में मदद मिलना, कोई भी बीमारी के उपचार से पहले बाद के डाटा को कंपेयर करके इवोल्यूशन करने में मदद मिलना। मतलब अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि जो हम सोशली जो एक्शन कर रहे हैं उसको इवोल्यूट करने में हमें हेल्प मिल सके। हमने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया, मतलब जो भी केयर प्रोवाइड की है, उसका हमें रिज़ल्ट हम देख सकें कि उसका रिज़ल्ट क्या है, और जो मेडिकल सोशल जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको हम क्या करें, उसको कंपेयर करके हम आइडेंटिफाई करें, और जो भी डिसीज़ है उसको क्या करें, कंपेयर करें डाटा को, जो भी हमने डाटा लिया है, और उसको इवोल्यूएट करें कि हमने जो कलेक्शन किया है, हमने जो पेशेंट को चाइल्ड को जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है उसका रिज़ल्ट क्या है। वृद्धि में रुकावट डालने वाली बीमारी के ऑनसेट मतलब शुरू होने के बारे में पता लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगर अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं डिसीज़ का कि बच्चे को क्या डिसीज़ है, तो हम क्या करेंगे, उसका जल्दी से ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। मेंटल रिटार्डेशन को डायग्नोस करने में मदद मिलती है। अब अगर बेबी में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है, या तो स्पाइनो बाइफिडा है, या फिर
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे। अगर कोई मेंटल रिटार्डेशन अगर कोई चाइल्ड को हो रहा है, मेंटल रिटार्डेड कोई चाइल्ड है, तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि उसमें क्या कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो कौन से फैक्टर्स है जो कि वृद्धि और विकास के ऊपर प्रभाव डालने के कारक है, मतलब जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में आए हुए हो, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स के थ्रू बेबी में ट्रांसमिट होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है फिनोटाइप, मतलब समलक्षणी, मतलब क्या होता है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होने वाले लक्षण, जैसे कि जो माता पिता लंबे हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा होती है, जिनकी, उनके जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी भी हाइट समथिंग उनकी तरह ही होती है, मतलब ज़्यादा होती है। और जिनके पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी भी ज़्यादा हाइट नहीं होती है। तो ये क्या है, एक जेनेटिक फैक्टर है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। सेकंड है रेस, मतलब प्रजाति। अब विभिन्न प्रजातियों के बच्चों में वृद्धि एवं विकास का नमूना पैटर्न विभिन्न होता है, जैसे कि इंडियन और वेस्टर्न ऑफ अफ्रीकन। मतलब अब यहाँ पे रेस की बात करें तो जो डिफरेंट्स जो प्रजाति होती है उनमें क्या होता है, जो बेबी है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि इंडियन में डिफरेंट, वेस्टर्न में, अफ्रीकन में। अब थर्ड जो है सेक्स। अब ये कैसे अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, यहाँ पे बात करें जेंडर की, तो जो बॉय होता है वो गर्ल से बड़ा और हैवी होता है, लेकिन प्यूबर्टी लड़कियों में पहले और जल्दी होती है। आगे चल के लड़के ही अधिक लंबे, अधिक मांसल तथा अधिक वजन वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, लड़कियां बहुत जल्दी ग्रो करती है, जो गर्ल्स है वो उनका क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 14 ईयर की एज तक के बहुत जल्दी होता है, और जो बॉयज़ है उनका धीरे धीरे होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद 14 ईयर की एज में क्या होता है, जो गर्ल्स होती है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, और जो बॉयज़ है वो 16 ईयर के बाद से बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। उनकी हाइट, हेल्थ जो है, उनका वेट जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। फोर्थ जो है बायोरिदम एंड मैचुरेशन, मतलब जैवताल व परिपक्वता। अब क्या है, इसमें जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी जो मदर है उनकी सेम उम्र में मिनार्ची तक पहुंचती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि भी उतनी ही लंबी होती है। मतलब अब क्या है, अब यहाँ प्यूबर्टी की बात करें तो क्या है, जो गर्ल्स होती हैं वो क्या है 13 ईयर की एज में, अगर उनकी मदर जो है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ था वो 13 ईयर की एज में हुआ था, तो जो उनकी जो है जो लड़की है उनकी बेटी, तो वो क्या है, वो भी सेम उसी एज से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा उसका स्टार्ट होगा, और उतने ही ड्यूरेशन तक चलता है। तो जो इसकी जो नॉर्मल एज है वो है 45 ईयर में क्या होता है, मीनोपॉज हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कुछ भी आनुवंशिक विकार, मतलब कोई भी डिसऑर्डर है अगर जेनेटिक, तो क्या होता है ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इसका अफेक्ट पड़ता है। ये आनुवंशिकी विकार दो कारणों से हो सकते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर के थ्रू क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। अब इसके 2 टाइप्स कौन से हैं ये देखते हैं। फर्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। अगर कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है तो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट करेगी। सेकंड जीन म्यूटेशन, एग्जांपल जैसे अगर डाउन सिंड्रोम है, अगर डाउन सिंड्रोम होता है तो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट करती है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। पहले हमने देखे जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब पेरेंट्स से
पेरेंट्स के थ्रू चिल्ड्रंस में जो भी फैक्टर्स थे अफेक्ट कर रहे थे, पेरेंट्स के थ्रू जो भी जीन्स ट्रांसमिट हो रहे थे चाइल्ड में, तो वो किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे सेकंड जो फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब यहाँ इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वातावरण की। तो क्या है, डिलीवरी से पहले, प्रीनेटल और डिलीवरी के बाद पोस्ट नेटल दोनों लाइफ्स में वातावरणीय कारक मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कुछ है, तो क्या मीनिंग है कि प्रीनेटल मतलब डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी के बाद भी दोनों कंडीशन में कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स है, फर्स्ट तो है इसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस में क्या है, ये पोस्ट नेटल में और प्रीनेटल में भी आएगा कि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, आपको मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, मदर को प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं। हम जो भी विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी हम डाइट देते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि बेबी के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसके वृद्धि और विकास के लिए, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में उनका जो डाइट है वो बढ़ा देते हैं। सेकंड जो है एक्सपोजर ऑफ केमिकल एजेंट, मतलब एक्सपोजर ऑफ केमिकल एजेंट मतलब किसी भी केमिकल एजेंट के अगर एक्सपोज में आ जाते हैं, ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आता है। तो क्या होता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। ट्रॉमा, अगर कुछ ट्रॉमा हो गया है तो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट करेगी। अगर इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे एक प्रभाव डालती है। देन मैटरनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर मदर को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है तो क्या होगा, वो भी बच्चे को अफेक्ट करेगा। तो इसके अलावा जो मिक्स फैक्टर्स हैं वो कुछ है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड इमोशनल फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट के कारण जो भी चेंजेस हो रहे हैं बेबी में और मदर में, वो दोनों ही बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर डालते हैं, है ना, उसको अफेक्ट करते हैं। अब थर्ड देखते हैं, फर्स्ट देखा हमने जेनेटिक फैक्टर, सेकंड देखा इन्वायरमेंटल फैक्टर, थर्ड देखते हैं मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर मतलब बच्चे की माँ से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया। अगर न्यूट्रिशन हमने प्रॉपर माँ को नहीं दिया तो वो बच्चों को क्या होगा, बच्चों तक वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाएगा और बच्चा जो है वो माल नरिश हो जाएगा। और अगर कुछ इन्फेक्शन है वो भी बच्चे की हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। तो न्यूट्रिशन में देखते हैं माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी जो भी डिसीज़ होती है वो पोषण के स्तर की कमी के वजह से होती है। हमने प्रोटीन पढ़ा था, जब आप वीडियोस में देख सकते हो, हमने पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में। तो जैसे जब प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है, बच्चा पीएम से ग्रसित हो जाता है, मतलब उसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो बच्चा माल नरिश हो जाता है क्योंकि उसे प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता। तो वैसे किसी भी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अगर उस न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाती है या फिर वो बॉडी में कम मिलता है बेबी को, तो क्या होता है, बेबी माल न्यूट्रिशन से सफ़र करता है। और आयरन्स की, जब ड्यूरेशन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड्स वगैरह देते हैं हम मदर को। क्यों देते हैं कि वो बेबी के वृद्धि और विकास के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमने ये जो फॉलिक एसिड्स हैं, आयरन से हमने नहीं दिए तो क्या होगा, बच्चे में एनीमिया कॉज करेगा। और भी जो विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो वो क्या होता है, सारी चीज़ें अफेक्ट करती है बेबी को। अब जो भी मदर्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में जो बैलेंस डाइट लेती है, जैसे आयरन, कैल्शियम और जो भी एक्स्ट्रा विटामिन्स लेती है, उनके जो बेबी होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। इसीलिए हम प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में मदर को सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन, सारी चीज़ें उन्हें भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए, तभी बेबी का अच्छी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। अब जो मदर्स होती है जो कुपोषण की शिकार होती है, मतलब माल न्यूट्रिशन की शिकार होती है, उनके बच्चे मेनली लो बर्थ वेट के होते हैं। अब कॉमन सी बात है कि अगर माँ को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। और अगर बच्चे को अच्छा पोषण आहार नहीं मिला, अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, प्रॉपर विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला,
तो क्या होगा, बच्चा कमज़ोर होगा और उसका वेट है वो भी साथ में कम होगा। ठीक है, अब तो इस तरह के से क्या है, ये जो न्यूट्रिशन है वो मैटरनल फैक्टर्स के अंदर आता है। तो न्यूट्रिशन इस तरीके से अफेक्ट करता है कि अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मदर को देते हैं तो बच्चा भी स्वस्थ और अच्छा हेल्दी होता है। और अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो बच्चे को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो क्या होगा, उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब सेकंड है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से कैसे, अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मदर को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई डिसीज़ है, जैसे खास करके जो फर्स्ट टाइमेस्टर होता है, फर्स्ट टाइमेस्टर मतलब किसको कहते हैं, फर्स्ट टाइमेस्टर जो 1 to 3 मंथ के अंदर का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब 3 महीने तक प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट जो 3 महीने होते हैं उसमें क्या होता है, रूबेला जैसी बीमारी डिसीज़ मदर को कॉज होती है। ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होने का इसमें खतरा रहता है। अगर माँ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर रूबेला अगर डिसीज़ कॉज हो गई तो क्या होगा, जो बच्चा होगा उसमें कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशंस होंगे। अब फ्यूचर में क्या होगा, मेनली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकते हैं। अब जो भी एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस जो भी बीमारियाँ होती है मदर से बच्चे या फीटस में ट्रांसफ़र होने के कारण उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, अगर इन्फेक्शन कुछ कॉज कर रहा है मदर को, अब प्रेगनेंसी की बात करें तो जब बच्चा मदर के वूम में है तो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स माँ से बच्चे को मिलते हैं। तो क्या होगा, अब इन्फेक्शन अगर माँ के बॉडी में इन्फेक्शन है तो वो भी बच्चे को ट्रांसमिट हो जाएगा और बच्चे में क्या होगा, जो भी कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशंस है वो अराइज होने लगेंगे और फ्यूचर में क्या होगा, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। और अगर माँ को कुछ स्पेसिफिक डिसीजेज है जैसे कि HIV एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, तो क्या होगा, ये सारे अफेक्ट्स बच्चे पर पड़ेंगे। जो फीटस है उस पर इसके सारे प्रभाव पड़ेंगे। जो भी बीमारियां हैं वो मदर के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगी और इससे क्या होगा, जो बच्चा है उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा या फिर बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा उसका ग्रोथ होना। तो इस टाइप से क्या होता है, जो मदर्स होती हैं वो कुछ इन्फेक्शंस बच्चे की स्पीड और ग्रोथ को कम कर देती है। मतलब अब माँ के थ्रू क्या हो रहा है, इसमें इन्फेक्शन कॉज हो रहा है बच्चे में तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक गया है। तो ये फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। थर्ड है मैटरनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखिए, मैं रीड आउट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। तो हम डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। तो मैटरनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होगा, ये कैसे अफेक्ट करेगा। मैटरनल मतलब यहाँ पे मदर की बात हो रही है, मेटाबॉलिक मतलब हमारे क्या है, डाइजेशन से रिलेटेड है। जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो अब कैसे अफेक्ट करता है इसको देखते हैं। जो मदर होती है अगर वो डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी से सफ़र कर रही है, मतलब मदर को अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है, मधुमेह की बीमारी है, तो उनका जो फीटस होगा वो मेनली सिंपली कैसा होगा, बड़े आकार का और सामान्य वजन से ज़्यादा वजन का पैदा होगा। मतलब उसका वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और जब माँ है मतलब मदर जो है उसका ब्लड शुगर लेवल अगर ज़्यादा है तो फीटस का ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि जो मदर्स होती है वो क्या है, जो बेबी होता है उसको पेंक्रियाज हाइपरप्लास्टिक हो जाता है। तो जब हाइपर ग्लाइसेमिया और एक्सेसिव इंसुलिन प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, बॉडी में स्टोमेटिक ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। तो उस तरह से क्या होता है, जो मैटरनल मैक्सिडेमा के कारण क्या होता है, फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में क्या, एंटी थायराइड ड्रग्स लेने से फीटल गोइटर और हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी से सफ़र करता है। अब इस तरीके से मतलब ये है कि मदर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो जिससे क्या होगा, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स मतलब आप कुछ ड्रग्स की बात करें, जैसे कि
अब कुछ प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में भी कुछ ड्रग्स लेती है मदर्स, तो उसका भी इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो बच्चे पर पड़ता है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो कुछ जो मेडिसिन होती है जैसे कि पहले 3 महीने में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब मदर लेती है तो बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके जो भी बॉडी के ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस भी क्या करते हैं, बहुत बैड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, एक अपोजिट इफ़ेक्ट्स दिखाई देता है उसका, जो बाद में क्या होता है, बाद में इंक्रीज होके क्या करता है, जो भी बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बच्चे में, आफ्टर बर्थ क्या होगा, सारे बर्थ डिफेक्ट्स हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स को मतलब उसका यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो बोन्स होती है, बोन्स इंक्रीज होने लगती हैं और बाद में क्या है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हम देखेंगे, फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब अब संतान संबंधी कारक, मतलब अब खुद बेबी की बात कर रहे हैं हम, पहले हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने देखा जेनेटिक फैक्टर, उसके बाद हमने देखा इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिर हमने देखा कि मदर के थ्रू बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट हो रही है। अब हम देखेंगे कि जो बेबी है वो कैसे खुद के जो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू कैसे अफेक्ट होता है। अब न्यूट्रिशन है इसमें फर्स्ट पॉइंट, जो कि बच्चे में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर जो भी बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर वो नहीं ले पाते हैं उसमें, क्योंकि क्या होता है, बच्चे को एक अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी होती है। जब वो हेल्दी डाइट लेता है तभी उसकी जो वृद्धि है और जो विकास है वो हो पाता है। तो उस डाइट में हमारे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट सब इंक्लूड होता है। तो अगर ये बच्चे को प्रॉपर नहीं मिल पाता है या फिर प्रॉपर इसमें इसकी कमी रह जाती है बॉडी में, तो क्या होता है, उसके ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसके पहले, फिर से वही एग्जाम्पल देखते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चे को क्या कॉज होता है, PEM, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसमें भी बच्चों को क्या है, 2 टाइप्स के इसके इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, या तो मरासमस हो जाएगा या तो क्वाशियोरकर हो सकता है, ये प्रोटीन की कमी से डिसीज़ कॉज होती है। या फिर अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन की कमी से कुछ डिसीजेज़ होती हैं, तो वो भी बच्चे को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी और उसका ग्रोथ रुक जाएगा। अब सेकंड देखते हैं ट्रॉमा। अब फ्रैक्चर की वजह से अगर बोन्स डैमेज हो जाती है, अगर कुछ फ्रैक्चर्स हो गया है बच्चे में, कुछ बोन्स डैमेज हो गई, तो क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अगर जैसे कुछ हेड में इंजरी हो गई तो क्या होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, या फिर वो बच्चा जो है वो फर्स्ट हो सकता है, मतलब अगर कुछ बोन्स अगर फ्रैक्चर हो गई, डैमेज हो गई, तो वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो उसका अफेक्ट होगा। और अगर कुछ हेड में इंजरी हो जाती है तो भी उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, वो भी अफेक्ट होता है। अब इन्फेक्शन कैसा है, जैसे बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कमी आती है। अगर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, उससे भी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है गेस्टेशनल एज, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो शुरुआती जो 3 महीने हैं, जो प्रेगनेंसी के जो ड्यूरेशन में क्या है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो भी शरीर के अंग होते हैं, उनका निर्माण होता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि बच्चा 4 महीने में पूरी तरह से बन जाता है, तो ये जो 4 महीने होते हैं स्टार्टिंग के, जो 3 से 4 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मदर को बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए अच्छे बच्चे की ग्रोथ के लिए, ताकि बच्चे का प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, मदर के वूम में ही हो सके। उसके सारे पार्ट्स वगैरह बनते हैं, बॉडी के पार्ट्स वगैरह, तो इसी ड्यूरेशन में बनते हैं। तो इस टाइम पे हम माँ को क्या चाहिए कि वो अच्छा आहार ले, अच्छा पोषण ले, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके। अब फिफ्थ जो फैक्टर है वो है मिक्स फैक्टर, मतलब अब इसमें मिक्स फैक्टर मतलब सारी चीज़ें अब इंक्लूड होगी, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक लेवल हो गया। अब किसी फैमिली में क्या होता है,
उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, मतलब जो आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो क्या होता है, फैमिली में बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती, उसकी अच्छे से केयर नहीं हो पाती है। तो उससे क्या होता है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। बच्चे को इन्फेक्शन, अगर हाइजीन अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन बार बार कॉज करेगा। अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छा नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, बच्चा मालनरिश होगा और उसको डिसीजेस कॉज करेगी। जो भी न्यूट्रिशनल डिसीज़ हैं वो सारी बच्चे में इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरह से क्या करना है, हमें जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करना है कि वो अपने बच्चे को अच्छा आहार दे, अच्छा पोषण दे, ताकि उसका अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। सेकंड जो है मिक्स फैक्टर का सेकंड पॉइंट आता है क्लाइमेट। मतलब वही है, क्लाइमेट मतलब वातावरण, मतलब सीजन्स की बात कर रहे हैं हम। तो डिफरेंट जो सीजन्स होते हैं उसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ में डिफरेंस दिखाई देता है। कैसे, जैसे कि स्प्रिंग में जनरली वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होती है और गर्मी के मौसम में, मतलब समर में क्या होता है, कम होती है। जो हॉट मौसम होता है वो इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन जो भी है वो उसमें ज़्यादा होता है बच्चों में, मतलब कृमि संक्रमण। किसी किसी मौसम में क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिससे कि सब्जियां, खाने पीने की सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। मतलब अब सीज़न के अकॉर्डिंग हम डाइट भी लेते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी पर सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, तो वही चीज़ क्या करेगी, क्लाइमेट बच्चे को भी अफेक्ट करेगी। थर्ड है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर मतलब बात कर रहे हैं हम कल्चर्स की, जो भी ट्रेडिशंस हैं उसकी बात करें तो क्या होता है, कम्युनिटी एरियाज़ में कस्टम्स और कुछ ट्रेडिशंस की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो डाइट देते हैं, उनकी जो केयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें बहुत सारी कुछ डेफिशिएंसीज देखने मिलती है। कहीं पर क्या होता है कल्चर, मतलब जैसे किसी किसी कल्चर में क्या होता है, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, जैसे जो वो होते हैं जैन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लहसुन प्याज नहीं लेते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कल्चर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनके कल्चर में नहीं चलती हैं, और वो बच्चे को भी वही चीज़ें फॉलो करवाते हैं, नहीं दे पाते हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, तो जिससे क्या होता है, बच्चा प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में अगर कमी रह जाती है तो उसका अफेक्ट बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है। जैसे कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके प्रति ज़्यादा लापरवाही देखी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बॉयज़ को, गर्ल्स को कुछ कल्चर्स में बहुत कम इम्पॉर्टेंस देते हैं। कुछ जो भी कल्चर्स हैं उसमें कुछ बैरियर्स आते हैं जिसके कारण उनके जो फूड्स हैं उसमें इस्तेमाल नहीं करते, धर्म में किसी भी धर्म में किसी फूड्स का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जैन्स होते हैं उनमें लहसुन, प्याज, ये इस टाइप की चीज़ें बहुत मतलब नहीं लेते हैं, वो चीज़ें नहीं खाते हैं वो लोग। तो क्या होता है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो उन्हें नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण उनको क्या होगा, उस चीज़ की कमी से उनके बॉडी पर उसका अफेक्ट दिखेगा। तो अब क्या है, अब ऐसे फैमिली में जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है, और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी कमी आती है। अब हमें न्यूट्रिएंट के लिए सारी चीज़ें लेनी होती है, फूड्स में प्रॉपर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन मिलना चाहिए, प्रोटीन फैट मिलना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ की कमी होती है, कुछ भी विटामिन्स हो गया, मिनरल्स, तो क्या होगा, उस चीज़ का इफेक्ट हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर दिखाई देगा। तो बच्चा क्या करता है, इस तरीके से कल्चर्स फैक्टर्स जो है वो भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जेनेटिक फैक्टर में हमने देखा कि मदर से, फादर से, जो भी पेरेंट्स के थ्रू जो भी जीन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उनसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। सेकंड हमने देखा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो भी चीज़ें हैं कैसे अफेक्ट कर रही है, इन्वायरमेंट के थ्रू बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही है। फिर हमने देखा था कि जो मैटरनल फैक्टर्स हैं, मतलब मदर से जो भी फैक्टर्स बच्चे में ट्रांसमिट हो रहे हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया है ना, न्यूट्रिशन हो गया, तो या फिर मदर को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, केमिकल एजेंट्स है, तो वो कैसे अफेक्ट करेंगे। अब फिर हमने देखा कि जो बच्चे में खुद में जो फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट करेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी हो गई, कुछ इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो वो सारी चीज़ें क्या करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। फिर हमने देखा
मिक्स फैक्टर, उसमें हमने देखा सोशियो इकोनॉमिक लेवल अगर सही नहीं है तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। क्लाइमेट देखा हमने कि वातावरण के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाइट लेते हैं, तो वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा बच्चे के। फिर हमने कल्चरल फैक्टर देखा, जिसमें कि हमने कल्चर के अकॉर्डिंग डाइट देखी कि जिस जिस कल्चर में जिस टाइप की डाइट लेते हैं, अगर कुछ डाइट मिसिंग होती है तो क्या होता है, वो चीज़ भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करती है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको आपको अच्छे से रीड आउट करना है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।